पिछली दो कड़ियों के माध्यम से हम यह जान चुके हैं कि आचार्य श्री का जैसे जैसे मथुरा छोड़ने का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे न केवल साधकों के लिए बल्कि यह घड़ी आचार्य श्री के लिए भी अत्यंत मुश्किल होती जा रही है। आचार्य श्री ने कई मौक़ों पर अपनी वेदना को प्रकट किया है। हम यह भी जानते हैं कि आचार्य श्री ने अपनी माता यानी ताई जी को यह वचन दिया था कि जब तक वे जीवित हैं तब तक वे मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस सफ़र को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आचार्य श्री ने जो व्याख्यान दिया था उससे बुद्धिजीवी उनके प्रति आकर्षित हो गए। वे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के विषय पर बोले। व्याख्यान में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, धर्म अध्यात्म को तर्क, तथ्य और प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। मार्च 1970 में यह आयोजन मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी और गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया था। आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे चिकित्सा छात्र प्रणव। इस अवसर पर आचार्य श्री ने उनसे कहा, मथुरा में होने वाले परामर्श शिविर में तुम ज़रूर आना, तुम्हें आगे चलकर इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। प्रणव ने कहा कि आप आज्ञा दें तो अभी ही चलता हूँ, उसके लिए मेडिकल की पढ़ाई भी बीच में छोड़ी जा सकती है। आचार्य श्री ने उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। 1970 के आसपास कांग्रेस बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा था। इसके बाद प्रणव ग्रीष्म शिविर जो कि मथुरा में आयोजित हुआ था उसमें आचार्य श्री से मिले। आचार्य श्री ने उन्हें धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के गहन अध्ययन के लिए कहा और उन्हें यह बात याद दिलाई कि इंदौर कार्यक्रम में जिस काम के लिए वे उन्हें मथुरा बुला रहे थे वे यही है। आचार्य श्री ने प्रणव से कहा कि तुम्हें चिकित्सा व्यवसाय में उलझ कर नहीं रह जाना है, बल्कि लोकमानस के उपचार का एक नायक बनकर उभरना है। उसी ग्रीष्म शिविर में लीलापत शर्मा ने प्रणव को देखा। इसके बाद उन्होंने अपनी पूछताछ आरंभ कर दी। यह जांच परख उन्होंने अपने स्तर से की। लीलापत शर्मा और उज्जैन के कार्यकर्ता चंद्रा शर्मा दोनों ने विचार विमर्श करके यह तय किया कि प्रणव और आचार्य श्री की पुत्री शैलबाला दोनों के विवाह की बात को आगे बढ़ाना है। बातचीत शुरू हुई और 4-6 महीने के अंदर निश्चित भी हो गई। प्रणव का यह विचार था कि विवाह एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, इसे पढ़ाई पूरी होने के बाद उठाना चाहिए। लीलापत जी ने उन्हें समझाया कि आचार्य श्री अज्ञातवास में जा रहे हैं, उनके हाथों कन्यादान हो जाए, बस इतनी सी ही आशा है। घर गृहस्थी की तरह पढ़ाई भी बाद में चलती रहेगी। बातचीत आगे बढ़ने पर आचार्य श्री को बता दिया गया। अक्टूबर 1970 के शिविर में प्रणव को गायत्री तपोभूमि से सीधे अखंड ज्योति संस्थान बुलाया गया और ताई जी के आगे ले जाया गया। प्रणाम करते समय आचार्य श्री ने उनका परिचय दिया और यह कहा कि यह प्रणव हैं, शैलो के लिए इन्हीं से बात चलाई गई है। ताई जी आचार्य श्री की बात सुनकर आश्वस्त हुई, प्रसन्न हुई और अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। दिसंबर 1970 में केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा गायत्री तपोभूमि आए। उन्होंने आचार्य श्री से मुलाकात के दौरान देश की आंतरिक और सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की। उस मुलाकात के दौरान गुलजारी लाल नंदा जी ने आचार्य श्री से कहा कि धर्मतंत्र राजनीति का मार्गदर्शन कर सकता है, पर उसका संचालन और नियंत्रण नहीं। आचार्य श्री ने इसका उत्तर देते हुए कहा, प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि शासकों के निर्णय में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते थे। प्रत्यक्ष रूप में तो केवल अपना मार्गदर्शन देते थे, लेकिन परोक्ष रूप में तपस्या करके वे ऐसा वातावरण बनाते थे कि वह वातावरण उनके अनुकूल तरंगें उत्पन्न करने लगता था। इसके बाद आचार्य श्री ने उन्हें आधुनिक युग का उदाहरण देते हुए कहा कि इस युग में भी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, इनकी साधना का ही प्रभाव था कि स्वतंत्रता आंदोलन ने इतना प्रचंड रूप ले लिया। साधारण से दिखने वाले लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े। ऐसा पराक्रम दिखाया कि ब्रिटिश राज के धजिए उड़ गए। आचार्य श्री की बातों को नंदा जी ध्यान से सुन रहे थे। कभी कुछ प्रश्न होता तो उनसे पूछ भी लेते, लेकिन नंदा जी के सामने रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन और श्री अरविंद जी का संदर्भ कुछ नया था। लेकिन उनका मन यह मानने को राजी नहीं था कि महात्मा गांधी के उदय और विकास के पीछे योगियों का हाथ है। उन्होंने अपनी असहमति जताई। आचार्य श्री ने उनसे कहा कि मैंने अपनी मान्यता आपके सामने रखी, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और महात्मा गांधी स्वयं ही पिछले जन्मों के सिद्ध योगी, तापस या आध्यात्मिक विभूति रहे हों, लेकिन यह तय है
कि स्वतंत्रता आंदोलन जैसा इतिहास आध्यात्मिक पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। आज तक बिना हथियार के कभी कोई युद्ध जीता गया है? कोई क्रांति हुई है? किसी देश ने इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की है? नहीं ना। आचार्य श्री की बातों को सुनकर नंदा जी आश्वस्त हुए। उस समय यज्ञ सम्मेलन धुआंधार चला। बीच बीच में गायत्री तपोभूमि में कई शिविर भी हो रहे थे। आयोजन छोटा हो या बड़ा, आचार्य श्री ने वहां पहुंचने, समय देने का भरपूर प्रयास किया। कार्यक्रम में चाहे 10 लोग आते या 10,000, आचार्य श्री दोनों को उतना ही महत्व देते। उनकी दृष्टि में सभी आयोजन एक समान थे। फरवरी 1971 के पहले हफ्ते में आचार्य श्री राउरकेला पहुंचे। वहां यज्ञ कार्यक्रम चल रहा था। तभी मथुरा से तार द्वारा यह समाचार आया कि ताईजी का निधन हो गया। लीलापत शर्मा ने इस सूचना को उस समय आचार्य श्री को देने से रोक लिया। सुबह इस बारे में आचार्य श्री को उन्होंने सब बता दिया। अब हमें आगे का कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए। आचार्य श्री ने उनसे कहा कि नहीं, कोई कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। अगर तुम ताईजी की वजह से यह निर्णय ले रहे हो, यह बात जायसवाल ने मुझे पहले ही बता दी थी। सभी कार्यक्रम अपने नियत समय पर होंगे। लीलापत जी ने पूछा कि आपके बिना मथुरा में सब काम कैसे होंगे? ताईजी के सभी संस्कार। आचार्य श्री ने कहा, अंतिम संस्कार तो हो ही गया होगा। आगे की व्यवस्था के लिए वहाँ ओम प्रकाश है, सतीश है, वीरेश्वर, रमेश है, बहुत सारे लोग हैं। सुनकर लीलापत जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने वे सभी दृश्य आने लगे जब ताईजी अपना स्नेह और लाड दुलार गुरुदेव के प्रति दिखाती थी। आचार्य श्री की माँ को लेकर छेड़छाड़, वे सभी दृश्य लीलापत जी के आंखों के सामने तैरने लगे। जैसे कि ताईजी सुबह 7-8 बजे ही द्वारकाधीश चली जाती, वहाँ से प्रसाद लेकर आती और अपने चिरंजीव को देती। इसके बाद ही आचार्य श्री नाश्ता शुरू करते। गर्मी के दिनों में ताईजी प्रसाद मुट्ठी बांध कर लाती थी। कभी कभी प्रसाद भीग जाते थे। आचार्य श्री फिर भी वह प्रसाद ग्रहण करते थे। उन्हें एक और प्रसंग याद आया कि जब ताईजी ने आचार्य श्री को सबके सामने डांटा। आचार्य श्री किसी कार्यकर्ता को उसके प्रमाद पर डांट रहे थे। वे कार्यकर्ता उस समय भोजन कर रहा था। ताईजी ने फटकारा, श्रीराम, तुमने तो कभी रोटी पर रोटी रखकर खाई नहीं है, इस बेचारे को कम से कम खाने दो। ताईजी की यह डांट सुनकर आचार्य श्री तत्काल चुप हो गए। उस समय वे 55 या 56 के रहे होंगे। कुछ और बातें याद आई, जैसे कि ताईजी के पैर छूकर ही वे कहीं निकलते थे और लौटते भी थे तो ताईजी के पैर छूते थे। ताईजी हाथ में 1 रुपया रख देती थी। यह सभी प्रसंग लीलापत जी के सामने तैर रहे थे। उन्होंने आचार्य श्री की तरफ देखा तो आचार्य श्री चुपचाप बैठे हुए थे, कि गर्दन झुकी हुई थी, आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियों से पलकों की कोर को पोंछा। शायद उनके पोंछने पर किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा। फिर उसके बाद सिर उठाकर कार्यकर्ताओं को देखा और कहा कि चलो आगे का कार्यक्रम देखें। बालाघाट में 4-5 जगह और कार्यक्रम थे। मथुरा में ताईजी के मरणोत्तर संस्कार और तर्पण आदि हो गया था। आचार्य श्री उस समय बालाघाट या छिंदवाड़ा में थे। उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के लिए श्राद्ध तर्पण किया और यज्ञ कार्यक्रम आगे बढ़ाते गए। सन 1971 में जून की 3 तारीख को गायत्री जयंती थी। उस दिन एक सादे, सौम्य और गरिमापूर्ण समारोह में शैलबाला और प्रणव पांड्या ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। विवाह संस्कार गायत्री तपोभूमि में संपन्न हुआ। इसके अगले और अंतिम भाग में हम यह जानेंगे कि कितना भारी था वह समय जब आचार्य श्री ने मथुरा से विदाई ली। धन्यवाद।